नमस्ते विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है, हिंदी साहित्य सब्जेक्ट पर आधारित है और कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण ही है। वहाँ पर भी आप इसमें प्रेमचंद जी संबंधी जानकारी जो है वो याद कर सकते हैं। तो वीडियो पर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा करके नीचे। अधिक से अधिक अपने विद्यार्थियों और दोस्तों तक शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट करके अपनी राय दें। विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंटिन्यू जो अपना है चल रहा है, सीरीज चल रही है। सूरदास की झोंपड़ी किस उपन्यास का अंश है? तो यहाँ पर विद्यार्थियों क्रमभूमि, गोदान, गबन, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन से उपन्यास का अंश है? क्रमभूमि है, इनमें से कोई नहीं है। कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसमें रंगभूमि उपन्यास का ये अंश है जिसका राइट आंसर है विद्यार्थियों। दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता? नायक राम के इस कथन में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये जो है वो जगदर ने सूरदास से पूछा था कि आज चूल्हा है वो बुझाया नहीं था क्या, ठंडा नहीं किया था क्या? तब सूरदास ने कहा था कि भी चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे शांत होता या ठंडा होता। भाव ये था इसमें कि चूल्हे की आग लगी नहीं थी, झोंपड़ी में आग लगाई गई थी, यानी कि जो भैरों की दुश्मनी थी वो यदि शांत कर देते तो ऐसा क्यों होता, ये बताया गया है। किस घटना के कारण सूरदास की बदनामी होती है? आज से अध्याय के आधार पर संक्षेप में इसका उत्तर लिखिए। तो कौन सी घटना थी? तो भैरों की जो पत्नी है सुबागी, वो यहाँ पर आ जाती है, सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है लड़ाई की मारपीट के कारण, और उसी का बदला लेता है भैरों, क्योंकि सूरदास ने हस्तक्षेप कर दिया था बीच में, उसको वहाँ छुपा लिया था। इस वजह से भैरों ने ये आग लगाई थी और बदनामी हुई सूरदास की। सूरदास के रुपए किसने और क्यों लिए थे? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सूरदास के रुपए भैरों ने लिए थे, क्यों लिए थे? उसका पत्नी को छुपाने का बदला लेने के लिए। तो विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जरूर याद रखेंगे। प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ ये प्रश्न पाठ है, सूरदास का झोंपड़ा। प्रेमचंद जी उत्तर प्रदेश में 1880 में इनका जन्म हुआ था, कथा उपन्यास सम्राट। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के रहते हैं, पर मैदान पर डटे रहते हैं। इस कथन के आधार पर सूरदास की मन स्थिति में आए बदलाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों के रोने की आवाज़ जब सुनी गई तो सूरदास की मन स्थिति में ये अंतर आ गया कि खेल में हार और जीत होती रहती है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए और जोश उत्साह के साथ आगे बढ़ने का प्रयास है वो करना चाहिए, फिर से कोशिश करनी चाहिए। ये बदलाव आया था। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषता बताइए। तो सूरदास एक गरीब आदमी था, दयालु प्रवृत्ति का था, संघर्षशील था, अंधे व्यक्ति थे एवं सहनशील थे, आत्मविश्वासी भी थे और आगे के जीवन के प्रति आशावान भी थे। तो ये आपको इसकी विशेषता लिखनी है। ये फूस की राख नहीं थी, उसकी अभिलाषाओं यानी इच्छाओं की राख थी। सूरदास की क्या अभिलाषाएं और इच्छाएं थी? उसकी राख किसने उसकी राख किसने की? तो भैरों ने राख कर दी थी उसके, और उसकी इच्छाएं थी, 2-3 इच्छाएं थी। बटुआ की शादी, कुआं बनवाना, पिंडदान करना, ये उसकी इच्छाएं थी जो उसकी राख हो गई। विश्वनाथ त्रिपाठी विस्कोर की माटी अध्याय है जो कि एक आत्मकथा का अंश है, तो उसके लिए गया ये पाठ है। विद्यार्थियों, विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, राइट आंसर है। विस्कोर की माटी गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है या आत्मकथा है? तो आपको इसमें राइट आंसर जो है विद्यार्थियों आत्मकथा का अंश लिखना है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों है, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की? तो बतख है वो पानी से बाहर आ जाती, जब अंडे देने होते थे तो ज़मीन पर आ जाती थी और उनकी दूसरों से रक्षा करती, सुरक्षा करती थी अपने पंख फैला करके। उसी तरीके से उनकी बच्चों की देखभाल माँ भी करती थी, इसलिए बच्चों की तुलना, माँ की तुलना बतख से की गई लेखक ने, विश्वनाथ ने। विस्कोर की माटी पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण, गर्मी, वर्षा, सर्दी ऋतु और नैसर्गिक यथार्थ का चित्रण इसमें किया गया है, गांव का, विस्कोर गांव का। प्रभास जोशी का जन्म कब हुआ था विद्यार्थियों? तो 1937 में, 38 में, 35 में या 36 में? आप बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर है 1937। विद्यार्थियों, आगे का क्वेश्चन है, मालवा अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ के आधार पर बताइए कि हाथीपाल का नाम हाथीपाल क्यों पड़ा?
तो एक समय था जब इस गांव की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठकर जाना पड़ता, इसलिए नाम पड़ गया हाथीपाल। खाओ जड़ सभ्यता की देन किसे कहा गया है? तो ये यूरोप और अमेरिका की देन है। प्रश्न आया था अर्धवार्षिक में, तो इसको ध्यान रखें। खाओ जड़ सभ्यता क्यों कहा गया है? खाओ जड़ों का मतलब है खाओ और उजड़ो। तो अमेरिका जैसे देश यही करते हैं कि वो खुद स्वार्थी हैं, खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरों का ख्याल नहीं रखते हैं। अमेरिका की खाओ जड़ जीवन पद्धति में दुनिया को कैसे प्रभावित किया है? तो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बताएं विद्यार्थियों। तो उन्होंने औद्योगिकीकरण के कारण पेड़ पौधों जंगलों का नुकसान जिससे पर्यावरण का प्रदूषण होता है, और अपने स्वार्थ के लिए वो इस प्रकार से दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो जीवन पद्धति पूरी तरह से संसार की बदल के रख दी है। पर्यावरण प्रदूषण और अनेक प्रकार का वायु प्रदूषण वगैरह होता है, तो इससे प्रभावित होते हैं अन्य लोग और देश। तो इसीलिए इसको जीवन पद्धति को प्रभावित किया अमेरिका जैसे विकसित देशों ने। साथ ही और भी लिख सकते हो कि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, और विषैली गैसें मौसम छोड़ते हैं जिससे मौसम चक्र में परिवर्तन होता है। अमेरिका अपना इसका कोई दायित्व नहीं समझता। दूसरों को उजाड़ना और खुद खाओ उजाड़ो ऐसी सभ्यता इस कारण प्रभावित हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर इसको याद करें विद्यार्थी सभी। नाटक को कौन सा काव्य कहते हैं? दर्शी काव्य कहा जाता है इसको, तो ये ध्यान रखें। नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? संवाद। विद्यार्थियों नाटक में कितने अंक होने चाहिए? तो इसमें 3 अंक होने चाहिए। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें विद्यार्थियों। और आगे आपके मॉडल पेपर आ रहे हैं जल्द से जल्द आगे वाली वीडियो में। उससे पहले इस पूरे सिलेबस का एक अंतिम वीडियो आएगा जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास है, जिसमें आज अपने 160 के आसपास पूर्ण हो जाएंगे। कविता के प्रमुख तत्व कौन से? छंद है, शब्दों का चयन है, उनका गठन है, लयात्मकता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है विद्यार्थियों? तो कथानक होता है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। समाचार के कितने ककार हैं? 6 ककार हैं समाचार के। ककार इसलिए कहा जाता है कि ऐसे शुरू होते हैं सभी समाचार। लेखन की शैली कौन सी होती है? तो उल्टा पिरामिड शैली होती है जिसमें उल्टा त्रिभुज बनाया जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है आज की वीडियो का कि संपादकीय लिखने का दायित्व किसका होता है? तो संपादक और उनके साथियों या सहयोगियों का होता है। तो साथियों मेरे जो भी देख रहे हैं सभी विद्यार्थी वो इसको आगे से आगे शेयर करते हैं और पूरा याद करें आप। अंतिम वीडियो में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके अलावा मॉडल पेपरों पर भी चर्चा करेंगे। आप अध्ययन करें इस तरह से टाइम टेबल बना करके समय सारणी के अनुसार। बोर्ड एग्ज़ाम जल्द ही जो है वो शुरू होने वाले हैं, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो समय सारणी के अनुसार आप वो सभी विषयों का अलग अलग अध्ययन करते रहें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।